वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी जुड़ गए? आवाज आ पा रही है? कुछ बताएं। हेलो, क्लियर आवाज? कोई दिक्कत? सुनील, अंकुर, भूपेंद्र, वेल्डन, सभी आ जाएं। हेलो। क्लास की टाइमिंग 11:15 है। आज आपका यह फर्स्ट क्लास होने की वजह से कुछ डिले हो रहा है 5 मिनट। मैं स्टार्ट करूं क्लास? सब जुड़ पा रहे हैं? कल मैंने यूट्यूब पे एक ओपन सेमिनार लिया था जिसमें मैंने कहा था कि यूपीएसआई का जो रीजनिंग है उसमें 40 क्वेश्चन किस सेगमेंट से और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां मैंने डिस्कस किया था क्लास में। तो मैं कल की बात को कुछ रिकॉल करना चाहूंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक के साथ। यह जो यूपीएसआई की बैच है उसकी क्लास सोमवार से शनिवार तक जो आपके ऐप है शशिकर्णा SHASHI KAIRNA उस पर जाकर जुड़कर आपको पढ़ना होगा डेली 11:15 से 12:30 तक। इस क्लास में लगभग मैंने 60 क्लास में बनाया है प्रोग्राम ब्लूप्रिंट। मैं कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा क्लास के बारे में आज। इस क्लास में कंटेंट के मामले पर मैं दूंगा पीडीएफ फाइल, और जो पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर वो काफी अहम होगा। सभी क्लियर? आवाज क्लियर है सभी की? सभी को आवाज आ रही है हमारी? तो ये जो यूपीएस है, जो रीजनिंग का जो बैच होगा, इसमें हमने ये कल क्लास में कहा कि इसके जो सिलेबस है उसमें 3 टॉपिक हैं। एक आपके मेंटल एबिलिटी, एक आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो ध्यान से देखें तो मेंटल एबिलिटी का मतलब अभिरुचि बेस्ड क्वेश्चंस। अभिरुचि का मतलब क्या हुआ? तो मैंने कुछ टॉपिक को यहाँ लिखा है, ध्यान से आप देखेंगे। ये मानसिक अभिरुचि है, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस में वह है आपका लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, कोडिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको यहाँ लिखना चाहूंगा, एजम्पशन एंड आर्गुमेंट। तो इस टॉपिक का मैं नाम लिख दूं, जो आपको यहाँ नहीं दिख पा रहा है वह टॉपिक आपका है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आवाज क्लियर होगी? तो ये जो टॉपिक है आपके लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, कोडिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एजम्पशन एंड आर्गुमेंट। तो आपको देखना क्या है कि इस टॉपिक में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखें तो इसमें लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, कोडिफिकेशन। तो इस टॉपिक के बारे में कल मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे लॉजिकल डायग्राम यहां भी लिखा हुआ है, और यही टॉपिक मैं देख रहा हूं कि आगे भी दिया गया होगा। तो इसके सिलेबस को ध्यान से आप देखें तो मैं आज यह भी बताऊंगा आपको कि किस टॉपिक से 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे। मैंने 2017 के लगभग 10 सेट पर सर्वे किया, और 10 सेट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं आज मैं वही बताने जा रहा हूं। धीरे धीरे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लें। तो सिलेबस क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल डायग्राम का मतलब वेन आरेख वाले क्वेश्चन, कोई डायग्राम दिया गया उसमें क्या क्या निष्कर्ष होंगे या किसी वर्ड का कौन सा फिगर होगा, वो हमें देखने की जरूरत है। सिंबल रिलेशनशिप में मैंने कल भी क्लास में कहा था कि इसमें 3 टॉपिक आते हैं, एक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, और इसी में एक टॉपिक है वह आपका है कोडेड इनइक्वालिटी, जो अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है। इस वर्ष ये काफी महत्वपूर्ण होंगे। कोडिफिकेशन वर्ड का मतलब हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिफिकेशन, आवाज आ रही है बंधु? कोडिफिकेशन का मतलब हो गया, आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? कोडिफिकेशन का मतलब हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट मींस किसी भी वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वह बात हो जाएगी। लेटर एंड नंबर सीरीज,
वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी। मैं देख रहा हूं कि एनालॉगी के क्वेश्चन प्रत्येक सेट में लगभग एक दो क्वेश्चन है, कुछ फिगर वाले भी और कुछ वर्बल वर्ड या नंबर वाले क्वेश्चन भी। कॉमन सेंस टेस्ट जो टॉपिक है ये काफी हिडन पार्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मर्ज होंगे। और ये कॉमन सेंस टेस्ट जो टॉपिक है इसमें आप कह सकते हैं कि यह लगभग 5 टॉपिक्स को इसमें मर्ज करना होता है, जो अपने आप में छिपा दिया है यूपीएससी आयोग ने। अब आप देखें लेटर एंड नंबर कोडिंग, तो यह भी कोडिंग है और यह भी कोडिंग है। इस कोडिफिकेशन में और लेटर एंड नंबर कोडिंग में दोनों में डिफरेंस है, मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आप जानते हैं, और मैं देखा हूं कि डायरेक्शन के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे यूपीएससी में 2017 वाले बैच में। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसका एक मतलब होता है कि किसी डायग्राम से निष्कर्ष को निकालना भी, और इसका दूसरा मीनिंग है डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं देख रहा हूं खास कि यूपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां डीआई वाले क्वेश्चंस को रीजनिंग में मर्ज कर दिया है, चाहे वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो, टेबुलेशन वाले क्वेश्चंस हो या बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस हो। इसको आप कह सकते हो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब ही हो गया डीआई, ये डीआई में आ जाएगा आपका। और एक टॉपिक है एजम्पशन आर्गुमेंट। एजम्पशन मीन्स पूर्वानुमान, पूर्वधारणा, आर्गुमेंट मीन्स तर्क। और मैं देखा हूं कि यूपी में दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण निकल के आया, प्रत्येक सेट में लगभग 2 क्वेश्चंस एजम्पशन, 1 क्वेश्चन आर्गुमेंट में देखने को मिला है। ये टॉपिक आपका हो गया मेंटल एबिलिटी। क्या हो गया? मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया मानसिक अभिरुचि के टॉपिक में। अब आप देखें इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो इसके जो टॉपिक है, इसमें टॉपिक में कई सारे टॉपिक हैं जो लिखा हुआ है। मैं तेजी में इसको लिखना चाहूंगा क्योंकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कल नहीं जुड़ पाए। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एनालॉगी, यहां एक वर्ड है एनालॉगी, और आप ध्यान से देखें तो यही एनालॉगी वर्ड यहां भी है और यही एनालॉगी वर्ड यहां भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यह लिखा हुआ वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, इसका मतलब यह टॉपिक आपका भाषिक वर्बल है, और यहां एनालॉगी का मतलब लिखा हुआ है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के 2 मीनिंग हैं, एक तो डायग्राम वाले भी और एक वर्ड वाले भी। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल डॉट स्क्वायर है, तो यह भी एनालॉगी है, एक रिलेशनशिप है। तो ट्राइंगल डॉट, कोई दिक्कत आवाज आ रही है बंधु सभी को? वॉइस कम तो नहीं है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। तो ट्राइंगल डॉट स्क्वायर हो गया। इन द सेम वे आपसे कहा जाएगा कि पेंटागोनल डॉट व्हाट। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में जो टॉपिक है उसमें ध्यान से आप देखें तो यहाँ टॉपिक है एनालॉगी रिलेशनशिप। तो यह एनालॉगी यहां भी है और यही एनालॉगी यहां भी है। तो मेरे मन में या आपके मन में क्वेश्चन है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली यह जो टॉपिक है वह है वर्ड एंड अल्फाबेट मीन्स वर्बल, और यह जो एनालॉगी है रिलेशनशिप, तो यहाँ फिगर वाले भी आ सकते हैं और वर्ड वाले भी। जैसे ट्राइंगल का कोरिलेशन स्क्वायर के साथ है, तो 3 साइड 4 बन गया, तो पेंटागोनल क्या होगा? तो बट नेचुरल है, पेंटागोनल क्या होगा? हेक्सागोनल। क्यों? ये 3 साइड है, ये 4 बन गया। ये 5 साइड, तो ये क्या बनेगा? 6 बन गए। दिस टॉपिक कम्स अंडर एनालॉगी रिलेशनशिप। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर और वर्ड वाले में क्या होगा? तो जैसे कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि अलगी डॉट फाइकोलॉजी, अलगी डॉट फाइकोलॉजी, तो आप जानते हो कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यह एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। इन द सेम वे आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि फ्लावर डॉट क्या, फूल का रिलेशन क्या होगा? शैवाल डॉट फाइकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ अलगी, फाइकोलॉजी, तो फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। तो यह टॉपिक रिलेशनशिप है।
लेकिन यहाँ वर्ड वाले अल्फाबेट का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्बल की बात हो रही है, यहाँ दोनों बात हो रही है। डन। एकदम सिलेबस को जितना आप क्लियर कर लोगे उतने ही जल्दी हम लोग अपने मिशन को अचीव कर लेंगे। और यह जो ऑनलाइन क्लास है इसका वही माहौल होगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कल से कि जो मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम, इसलिए एकदम घबराएंगे नहीं, स्थिर होकर सुनेंगे। कोई क्वेरी हो क्वेश्चन कर देना, पहले आप सुनने का प्रयास करें, मैं इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा। फिर यहाँ एक टॉपिक है स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर। तो स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर का मतलब एक मतलब हो गया बंधु, ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जैसे इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए कि 5 वर्ड में कौन वर्ड अलग है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं फिगर वाले भी और वर्बल भी। जैसे ट्राइंगल है, सर्कल, स्क्वायर। आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस एबीसीडी में अलग कौन है, एबीसीडी में ऑड वन कौन है, तो आप ध्यान से देखें, दिस इज मेड बाय 3 लाइन्स, मेड बाय 4 लाइन्स, मेड बाय 6 लाइन्स। तो ए सी डी का एक ग्रुपिंग है, अलग कौन है, तो ये सर्कल, क्योंकि सर्कल मेड बाय आर्क, ये चाप से बनाया गया है। एक फिगर वाले क्वेश्चन भी हैं, इसी में कभी कभी क्वेश्चन से वर्ड वाले भी होंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहा पूछेगा कि बताओ कि दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर में अलग कौन है, तो कानपुर, तो कानपुर किसी कैपिटल नहीं है, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ कैपिटल है। तो ये वर्ड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप देखिए इसमें जो टॉपिक है उसमें जो नेक्स्ट लिखा हुआ है सीरीज कंप्लीशन। और मैंने देखा है कि सीरीज टॉपिक, श्रृंखला वाले टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 बैच में काफी ज्यादा पूछा गया, मिनिमम 2-3 प्रत्येक सेट में मुझे देखने को मिला। फिर आप देखें कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो टॉपिक है, यह कोडिंग एंड डिकोडिंग यहां भी है, यह कोडिंग एंड डिकोडिंग कोडिफिकेशन में भी है, और ध्यान से आप देखें तो यह लेटर एंड नंबर कोडिंग भी है। इन तीनों कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ही टॉपिक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेकिन वो बार बार लेके कंफ्यूज कर रहा है, और कुछ क्वेश्चन की जो प्रकृति है वह तीनों में अलग अलग है, इसलिए ऐसे ही बात लिखा है 3 बार। मैं बताऊंगा कि कोडिफिकेशन के क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, लेटर नंबर कोडिंग का मतलब क्या हुआ और इस कोडिंग का मतलब क्या। तीनों टॉपिक एक ही है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, पैटर्न, नेचर, वह आपका अलग अलग है। सुन पा रहे हैं सभी? चलिए अब आप ध्यान से देखें, इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें आपका डायरेक्शन। तो आप गौर से देखना, एक टॉपिक बार बार लिखा गया है। मान लो आपको मैं डायरेक्शन पूरा पढ़ा देता हूं, तो डायरेक्शन ये हो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में ये हो रहा है कि सर बार बार एक ही वर्ड को क्यों लिख रहे हैं, सेंस का मीनिंग क्या है और ये विदाउट सेंस का मीनिंग क्या है। यह टॉपिक का मतलब है कि कई सारे सब टॉपिक है डायरेक्शन में। मैं जो पढ़ाता हूँ लगभग 10 टाइप डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वह जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये दोनों कवर अप नहीं होगा, इसलिए ये डायरेक्शन अलग लिखा हुआ है, यह भी डायरेक्शन सेंस है, टॉपिक एक है, क्वेश्चन का नेचर अलग अलग है। अब देखो यहाँ ब्लड रिलेशन है, यहाँ टॉपिक क्या है आपका बीआर, बीआर का मतलब ब्लड रिलेशन, और ये भी टॉपिक मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक सेट में 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं। फिर आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अब आपका टॉपिक क्या है, अल्फाबेट, यहां देख पा रहे होंगे आप लोग अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्वेश्चंस के जो नेचर हैं वो काफी सिंपल नेचर है। अल्फाबेट देख लें, अल्फाबेट, इसमें आपके लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी क्वेश्चन होंगे, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, इसी में आपका कहा जाएगा अल्फाबेट रैंकिंग भी, जो टॉपिक को छिपा दिया है। मैं यहां लिखना चाहूंगा, ये टॉपिक क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं, इस टॉपिक का जो मीनिंग है यह आपका है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का मतलब हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तो बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रश्न। फिर आप देखें इसमें है एक आपका अल्फाबेट के बाद है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। फिर क्या आपका टाइम सीक्वेंस। तो टाइम सीक्वेंस के जो क्वेश्चन है वही मैंने देखा है कि 2017 में 1-2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ 3 टॉपिक हैं, इसमें टाइम सीक्वेंस का मतलब रैंकिंग भी हो गया, ऑर्डर भी हो गए, कुछ टॉपिक कैलेंडर बेस्ड भी टॉपिक हो गए। टाइम सीक्वेंस जैसे क्लॉक भी, कैलेंडर भी, वह टाइम सीक्वेंस पे ही मर्ज होगा। फिर देखें आप वेन डायग्राम एंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन।
तो वेन डायग्राम यह टॉपिक यहां भी है, यही टॉपिक लॉजिकल यहां भी है। इस वेन डायग्राम का मतलब हो गया कि 3 वर्ड आपको पास दिया हुआ है और इस 3 वर्ड का कौन डायग्राम होगा, दैट मीन चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हस्बैंड वाइफ फैमिली, पति पत्नी और परिवार, तो पति पत्नी परिवार में कौन डायग्राम होगा, ये वेन डायग्राम है, उससे हमें चार्ट निकालना है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी हुआ कि मान लो कि कोई फिगर दिया हुआ है और यहाँ 2 4 6 हैं, यह आपका सिंगर है और यह आपका पॉलिटिशियन है। आपसे कहा जाएगा कितने राजनेता हैं जो गायक हैं, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो 4। अब आप ध्यान से देखें बॉयज, वेन डायग्राम के बाद लिखा हुआ है, जगह नहीं, मैं इसको बोल देता हूं, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। इसको मैं यहां लिखना चाहूंगा, इसके बाद इसी में लिखता हूं मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिकल एबिलिटी का मतलब यहां मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। मैथमेटिकल एबिलिटी का मतलब यहां मिसिंग नंबर पजल से है। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट का मतलब यहाँ मैथमेटिकल पजल से हैं, ऑपरेशन से हैं, मिसिंग नंबर पजल से। तो इसमें कई सारे टॉपिक हिडन हैं और उस पर मैं देख रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। फिर है एक वर्ड अरेंजिंग ऑर्डर। तो अरेंजिंग ऑर्डर वर्ड को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ 3 टॉपिक निकल के आ रहे हैं। एक आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, सेकेंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ऑन डिक्शनरी बेसिस, और थर्ड इसमें निकल के आ रहा है आपका, वह निकल के आ रहा है लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, पांचों का मुख नॉर्थ की ओर है, वह भी आपका अरेंजिंग ऑर्डर ही है। इसमें टॉपिक निकल के आ रहा है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, कि 5 व्यक्ति अलग अलग तल पे हैं और पांचों व्यक्ति का प्रोफेशन अलग अलग है, यह भी एक अरेंजिंग ऑर्डर का ही टॉपिक होगा। मैं सिर्फ आपको आज ये बताना चाह रहा हूं कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन, टॉपिक के जो टर्म है इसके मीनिंग को पहले समझ लें, फिर हमारे लिए ये काफी आसान हो जाएगा कि हम इसको कैसे पढ़ पाते हैं। फिर इसमें एक टॉपिक आपका जो लिखा हुआ है वह है आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो ये टॉपिक हो गया मेंटल एबिलिटी, फिर आपका इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। मैं सिर्फ बार बार ये कहना चाह रहा हूं, एक ही टर्म बार बार दिखाई पड़ रहा है यूपीएससी वाले छात्र, इस टर्म का, प्रत्येक टर्म का अपना एक वैल्यू है। वो वैल्यू ये है कि इस क्वेश्चन का नेचर और इस क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यही कारण है कि यूपीएससी में लास्ट ईयर कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रत्येक सेट में 2-3 क्वेश्चन देखे गए, तो ये दोनों की मीनिंग अलग अलग है। टॉपिक एक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, नेचर अलग अलग है। चले, थर्ड इसमें निकल के आ रहा है आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो मैं थर्ड बता दूं टेस्ट ऑफ रीजनिंग के बारे में, कोई दिक्कत यहाँ किसी को? ये सिलेबस वैसे आपके पास होगा भी, आप यूपीएससी का जब साइट खोलेंगे तो वहां भी सिलेबस दिया हुआ है। मैं सिर्फ सिलेबस को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सिलेबस आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह। चले, कोई दिक्कत हो, आवाज नहीं आ रही हो तो आप देखते रहेंगे, पूछेंगे भी। थर्ड है आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये काफी ब्रॉड है और इसमें बहुत सारे टॉपिक इंप्लिसिट हैं, उसमें अंतर्निहित है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, देखिए फर्स्ट टॉपिक इसमें लिखा हुआ है एनालॉजी। तो एक ही आप गौर से देखना कि यहाँ एनालॉजीज वर्ड लिखकर मैं इस टर्म को देख रहा हूं कि 3 बार सिलेबस में लिखा हुआ है, एक मेंटल में भी, एक आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग में भी आ गया, और एक आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन में भी यह टर्म लिखा हुआ है। तो एक ही टर्म 3 बार है, तो एक टर्म 3 बार है। बट ध्यान से देखें, क्वेश्चन का जो नेचर है वह 4 टाइप्स के आएंगे यहाँ, एक फिगर वाले भी, वर्ड वाले, नंबर और लेटर वाले। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर देखें यहाँ एक वर्ड है डिफरेंसेज। तो डिफरेंसेज वर्ड का मतलब ही क्या होता है बताओ? तो डिफरेंसेज वर्ड का मतलब हो गया माय डियर, यह हो गया क्लासिफिकेशन। सम मीन्स 5 वर्ड में कौन एक अलग है, वह वर्ड हो गया। फिर इसमें एक वर्ड है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन, और इसमें कई सारे छात्र मुझसे ऑफलाइन वाले बैच में पूछने आते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ। तो एक बात मैं यही क्लियर कर दूं कि जो यूपीएससी के जो बैच हुए थे लास्ट ईयर 2017 वाले बैच में,
वहां भी मैंने देखा कि स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए थे, लेकिन हमारे छात्रों को इसका मीनिंग ही नहीं मालूम कि स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब होता है क्या है। बेसिकली यहाँ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है यहाँ डाइस, सेकंड पढ़ना है इसमें आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड, एक घन हो गया, एक पासा, घनव, और थर्ड इसमें एक पढ़ना होता है वो होता है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ध्यान से सुने, स्पेस विजुअलाइजेशन के जो टॉपिक है वहां 3 टॉपिक हिडन है, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ये टॉपिक लिखा हुआ आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग में, और इस टॉपिक को यहाँ छिपा दिया। फिर आप देखें इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नो डाउट अभी तक यूपीएसआई ने प्रॉब्लम सॉल्विंग से काफी कम क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएसआई में बार बार बढ़ेगा, आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसका एक मतलब है पजल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है पजल्स माय डियर, और इसकी संख्या बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन भी, जो अभी तक नहीं पूछे यूपीएसआई में। नेक्स्ट एक वर्ड है एनालिसिस एंड जजमेंट। एक वर्ड आपका है एनालिसिस एंड जजमेंट। यहां भी हमें दिक्कत होती है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। तो एनालिसिस एंड जजमेंट के एक्चुअली 3 मीनिंग हैं। फर्स्ट है सिलोजिज्म, जिसको आप जानते होंगे कि कुछ आम पपीते हैं, कुछ पपीते मीठे हैं। एक टॉपिक काफी है, डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है सिलोजिज्म। इसी में एक पार्ट आ जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्या आते हैं? क्रिटिकल रीजनिंग। यह भी यूपीएसआई में पूछ चुका है कि अगर वर्षा होगी किसान खुश है, यदि लॉकडाउन नहीं बढ़ाई जाएगी तो भारत खतरे में आ जाएगा। ये सब क्रिटिकल है। सिलोजिज्म के मीन्स सम मैंगोज आर गुआवा, नो गुआवा इज पपाया, सम पपाया इज स्वीट। ये एक प्रकार का क्या है, जजमेंट करना है आपको। इसी का एक पार्ट है बंद हुआ है आपका इनपुट आउटपुट। तो यहाँ इनपुट आउटपुट भी मर्ज मैंने इसलिए किया क्योंकि यह टॉपिक अपने आप में एक एनालिसिस है। इसी में टॉपिक आते हुए आते हैं आपके स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। तो यहां देखना कि यह सिलोजिज्म और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ क्वेश्चंस ऑल, सम, नो एंड सम नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आते हैं पैराग्राफिकल वाले क्वेश्चन, जैसे सुबह के समय सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। या कोई व्यक्ति आपसे यह बोले कि धूप में विटामिन डी होती है, इस कथन का क्या निष्कर्ष है। कोई व्यक्ति आपसे बोले कि कठिन परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, इस वर्ड का क्या निष्कर्ष है। इस प्रकार जजमेंट में आ जाएंगे। डन। फिर जो टॉपिक इसके बाद इसमें लिखा हुआ वह लिखा हुआ आपका डिसीजन मेकिंग। और मैंने एक चीज देखा है कि डिसीजन मेकिंग टॉपिक से यूपीएसआई में मैंने 10 सेट का सर्वे किया, प्रत्येक सेट में मिनिमम 3 क्वेश्चंस इसे दिखाई दिए हैं। आपने देखा होगा लिखा है क्वेश्चन में कि किसी उम्मीदवार की आयु इतनी वर्ष होनी चाहिए, वह ग्रेजुएट हो, उसके पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो, और वह 2 वर्ष का बॉन्ड भरने को तैयार हो, और आपके पास कुछ कंडीशन दिए होंगे तो बताना है कि यह सिलेक्शन होगा या नहीं। इसका मतलब इससे हम लोग कहते हैं योग्यता पर आधारित प्रश्न, और ये काफी महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के लिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से और इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन मैंने देखा है, प्रत्येक सेट में आए हैं क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है विजुअल मेमोरी। आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ भी विजुअल मेमोरी टर्म में भी कई सारे टॉपिक को छिपा दिया गया है। मैं इसको रब करना चाहूंगा, इसको आप लोग देख लिए होंगे, मैं इसको रब कर देता हूं। तो विजुअल मेमोरी टॉपिक में भी कुछ टॉपिक हिडन है। इसमें कौन कौन है बता दूं। इसमें आपका फर्स्ट है मिरर इमेज। फर्स्ट क्या है? मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कि कोई वस्तु दिया गया है उसके सामने मिरर है तो वह क्या होगा, मिरर इमेज। फिर इसमें है एक वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके नीचे कोई रखा हुआ दर्पण, तो वह क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। इसी में क्वेश्चन एक आ जाते हैं, वह आप क्या आते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग,
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखो कितना आसान हो जाएगा, जब हम सिलेबस को समझ लेंगे तो हम पढ़ने में कुछ मजा 3 गुना बढ़ जाती है। तो यह जो टॉपिक है विजुअल मेमोरी, इससे भी मैं देख रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वैसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ एक डिस्क्रिमिनेशन, एक वर्ड क्या है यहां मैं लिखना चाहूंगा, डिस्क्रिमिनेशन। एक टॉपिक में नाम है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब है किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट करना, मीन्स बाइफरकेट करना, अलग अलग करना। तो डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक में लगभग 3 से 4 टॉपिक इसमें आपके मर्ज्ड हैं। और मैं यही बता दूं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक में जो पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें पढ़ना में क्या क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर। 2017 में एक क्वेश्चन पूछे गए थे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, वह भी डिस्क्रिमिनेशन का ही टॉपिक है। इसमें पढ़ना है फिगर फॉर्मेशन, पढ़ना है इसमें फिगर फॉर्मेशन। इसमें पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन, फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। यहां मुझे पढ़ना है फिगर एनालिसिस, फिगर एनालिसिस, यह डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। फिर जो आपके टॉपिक हैं मैं इसको रब करना चाहूंगा यहां। फिर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो ध्यान से आप देखें तो ये टॉपिक है मेन, और ये इसके सब टॉपिक है जो हिडन पार्ट है। फिर एक वर्ड ऑब्जर्वेशन, देखो कितना छिपा दिया यूपीएसआई वालों ने सिलेबस में, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वर्ड अपने आप में काफी ब्रॉड वर्ड है, चाहे वो टॉपिक इनपुट आउटपुट हो वह भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, क्योंकि वहां हमें ऑब्जर्व करना है किसी डेटा के बारे में। पर बेसिकली जो इसमें पढ़ना है आपको ऑब्जर्वेशन में, वो पढ़ना है फिगर मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, फिगर मैट्रिक्स। इसमें आपको पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ फिगर, इसमें आपको पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ फिगर। इसमें आपको पढ़ना है कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर को परिपूर्ण करना है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। कोई दिक्कत हो मैसेज लिखेंगे, कंप्लीशन ऑफ फिगर। और फिर मुझे पढ़ना है इसमें कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद मैं यही बता दूं, इसमें पढ़ना है हमें एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। ये अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो जाता है। फिर आप देखें रिलेशनशिप। अब जो टॉपिक है इसमें एक वर्ड है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप वर्ड क्या है बंधु, यह वर्ड है आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक। किसका है, ब्लड रिलेशन टॉपिक का है रिलेशनशिप। तो ऑब्जर्वेशन वर्ड में कई सारे सब टॉपिक हैं, रिलेशनशिप में ब्लड रिलेशन भी हैं, और इसको हम कह सकते हैं फिगर बेस्ड में क्लासिफिकेशन। फिगर बेस्ड में क्या होगा, क्लासिफिकेशन। डन। अब आप देखें यहां एक है कि आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल मीन्स जो यहाँ एक्चुअली मीनिंग होगा वह होगा एज बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस कुछ होंगे एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, कुछ होंगे बेसिक के प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस की, इतने आम, इस आम को इतने रुपए में खरीदे, इतने बेचा तो कितने % की हानि या लाभ हुआ, वो अर्थमेटिकल में आ जाएंगे। एक आपका वर्ड लिखा है पुनः वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। गौर से देखना कि इस टॉपिक को बार बार यूपीएसआई के सिलेबस में लिखा हुआ है। इसका मतलब इस टॉपिक से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह भी मैंने देखा पिछले वर्ष काफी ज्यादा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यहां पूछे गए वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन में। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में वर्ड वाले भी हैं, नंबर वाले भी हैं, फिगर वाले भी हैं, और इस टॉपिक को कई बार लिखा गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा बार बार आएंगे। पुनः एक वर्ड लिखा है सीरीज, और इस सीरीज में एक लिखा हुआ अर्थमेटिकल सीरीज। अर्थमेटिकल सीरीज का मतलब अंगणितीय श्रृंखला, और अंगणितीय श्रृंखला का मतलब कुछ नंबर दिए गए हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होगा यह हमें जानने की जरूरत है। फिर देखें एक वर्ड है लास्ट में एबिलिटीज टू डील विथ, abilities to deal with abstract ideas,
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में यदि हम ध्यान से प्रत्येक वर्ड को समझ लें तो रीजनिंग को समझना और पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करने से पूर्व मैंने लगभग 10 सेट पर सर्वे किया 2017 वाले बैच के यूपीएसआई क्वेश्चन पे, और मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि यूपीएसआई के बैच में, यूपीएसआई के पेपर में 2017 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, मैंने उसका एक सर्वे किया है। अब मैं वो सर्वे आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जिससे आपका जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस कुछ और अच्छा हो पाए। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ो। थैंक यू। इस सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत पैनिक नहीं होना आपको, वैसे पीडीएफ के रूप में इसको दे दूंगा। चलो, तो अब हम लोग करेंगे एनालिसिस 2017 क्वेश्चंस, जो पेपर आपके लास्ट टाइम हुए थे 2017 में। इसको यदि आप ध्यान से देख लो एक बार, तो यदि इसको ध्यान से एक बार देख लो आप, तो हम लोग के लिए पढ़ना और पढ़ाना काफी आसान होगा। तो जो मैंने एक सर्वे रिपोर्ट, जो सर्वे किया, मैं इसको लिखना चाहूंगा। देखें, इसका टर्म लिखें, और आप लोग पढ़ते वक्त कुछ कॉपी भी निकाल के रखें साथ में, कि कुछ बातें को लिख लें, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एनालिसिस ऑफ यूपीएसआई इन 2017। मैं पहले ही साफ कर दूं कि जो मैं डेटा लिखूंगा इसमें कुछ प्लस माइनस 1 2 हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, प्लस माइनस 1 2। ये सर्वे हमने 10 पेपर के आधार पे किया है कि यूपीएसआई में जो 10 पेपर जो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, वहां मैंने अलग अलग सर्वे करके देखा। जो पेपर हमारे पास आया था पीडीएफ में, मैंने देखा नेट के थ्रू। तो मैं 10 सेट पर सर्वे किया हूं। उसमें मैंने देखा कि लगभग रीजनिंग के सभी टॉपिक मर्ज्ड हैं, बस कुछ टॉपिक का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। तो मैं पहले बताना चाहूँ कि किस टॉपिक के वेटेज सबसे ज्यादा है। तो मैं अभी टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूं। पुनः बता दूं कि यह डेटा प्लस माइनस 1 2 हो सकता है। मैंने सर्वे 10 पेपर के आधार पे लिया है। फर्स्ट टॉपिक देखना, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ध्यान से आप देखिए मेरे प्यारे मित्र, कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक मैंने 3 बार देखा। कोडिफिकेशन वर्ड, नंबर एंड लेटर कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और 2017 में पूरे सेट को मिला दिया जाए तो लगभग 29 क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग के थे। लगभग कितने क्वेश्चन थे? 29 क्वेश्चन। वॉल्यूम कम आ रही है, अंकुर ने लिखा है कि फुल वॉल्यूम करने के बाद भी वॉल्यूम स्लो आ रही है। ओके, मेरे सपोर्टिंग टीम जरा देखें साउंड कैसे बढ़ेगा, प्लीज साउंड बढ़ाने का प्रयास करें। अंकुर जी साउंड बढ़ाएं, साउंड स्लो आ रही है। 1 मिनट चेक करें, अब कैसी आ रही साउंड? हेलो हेलो, अभी स्लो आ रही साउंड? हेलो हेलो, साउंड स्लो अभी भी आ रही है? हेलो हेलो, साउंड कम आ रही है? रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई करें। हेलो। तो यहां देखना कोडिंग एंड डिकोडिंग 29 क्वेश्चंस। फिर देखें एजम्पशन। तो एजम्पशन जो टॉपिक है, पूर्वधारणा, और मैं देख रहा हूं कि यह टॉपिक लिखा हुआ था टेस्ट ऑफ रीजनिंग में भी, और कहा मेंटल एबिलिटी में भी। इसको कहते हैं इन्फ्रेंस, इम्प्लिसिट। तो ये टॉपिक जो एजम्पशन है वो इम्प्लिसिट है। आवाज आ रही है सर? ठीक आ रही है, वेल डन। एक छात्र लिख रहे हैं बड़े प्यारे लग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा नहीं लग रहा हूं, ये आपका प्यार और बड़प्पन है, तो यहां फोकस कर लें। तो एजम्पशन जो टॉपिक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 20। यह सेट पुनः मैंने 10 सेट के आधार पे मैं डेटा लिख रहा हूं, प्लस माइनस 1 हो 2 हो सकता है। एजम्पशन मीन्स इन्फ्रेंस, इम्प्लिसिट, पूर्वानुमान, पूर्वधारणा। फिर आप देखें इसमें जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध वाले क्वेश्चंस, तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वह मैंने देखा पूरे सेट में लगभग 30 क्वेश्चन। देखो कितना वेटेज है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 29, कितने सेट पर? मैं यहां लिख देता हूं,
on the basis of 10 पेपर। तो मैंने कितने पेपर का सर्वे किया है? 10 पेपर्स का सर्वे किया, और 10 पेपर के आधार पे हमने देखा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन पूरे सेट में 29 क्वेश्चन थे। ठीक है, एजम्पशन 20 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चंस। फिर अब देखिए सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे सेट को मिला दिया जाए तो मैंने देखा कि सीरीज के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हैं, लगभग 22 क्वेश्चन। इस सीरीज में हमने नंबर वाले भी कोई मर्ज किया है, लेटर भी हैं, अल्फाबेट भी हैं, फिगर वाले भी हैं, सबको मिला दिया जाए तो 22 क्वेश्चन हैं। डायरेक्शंस के क्वेश्चन मैंने देखा ये काफी ज्यादा हमें दिखाई दिया, और डायरेक्शंस वाले टॉपिक में यदि मैं पूरे को मिला दूं 10 पेपर को तो मुझे 29 क्वेश्चन ±1 2 हो सकता है मुझे देखने को मिला। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के समान ही डायरेक्शन टॉपिक भी दिखाई हमें पड़ रहा है। ब्लड रिलेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्शन कितने हैं? 29। फिर देखिए इनपुट आउटपुट, और मैंने देखा कि इनपुट आउटपुट प्रत्येक सेट में लगभग 3 क्वेश्चन का सेट में दिखाई पड़ा। तो जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, तो इनपुट एंड आउटपुट के जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है प्रत्येक सेट में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन, और 10 को मिला दिया जाए तो लगभग मैंने 10 सेट में देखा 30 क्वेश्चन किसके हैं? इनपुट आउटपुट के। और मैं आज यही शुरू करने जा रहा हूं इनपुट आउटपुट टॉपिक भी, पहले मैं इसको सर्वे कर दूं। और ये टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग। लेकिन डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं, वो कई टॉपिकों का मिलन है, समावेश है। पहले को समझने का प्रयास कीजिए। फिर देखो डिसीजन मेकिंग, मैंने अभी जस्ट लिखा था कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न है वह होता है योग्यता वाले क्वेश्चन, कि आपके नंबर इतने होने चाहिए, आपकी आयु इतनी होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और वह भी मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन का वो पैकेज होता है, तो लगभग मुझे 27 क्वेश्चन दिखाई दिए, एक सेट में हमें दिखाई नहीं पड़ पाया था। तो 9 × 3 27। फिर देखिए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के क्वेश्चन भी तर्क, आर्गुमेंट का मतलब तर्क। जैसे पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना फैल चुकी है, तो क्या कोरोना की वजह से भारत के लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं? जो तर्क आप देंगे ना, ये टॉपिक आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वह मुझे दिखाई दिया 22 क्वेश्चंस। फिर देखें डिडक्टिव रीजनिंग, सिलोजिज्म, और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वह भी मुझे काफी ज्यादा दिखाई पड़ा, जिसमें संख्या कुल 19 ±1 2 हो सकते हैं। जैसे सम बर्ड्स आर फिश, नो फिश इज कार्निवोरस, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसका पढ़ाऊंगा। एनालॉगी, इस एनालॉगी में वर्ड भी मर्ज्ड है, नंबर भी, फिगर वाले सभी को मैं मर्ज कर दूं तो एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता, सादृश्यता। तो एनालॉजी क्वेश्चन जो है वह 20 क्वेश्चन है। देखिए कितना इसका वेटेज बढ़ गया। फिर मैं यहां लिखना चाहूंगा। फिर देखिए क्लासिफिकेशन, तो यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, कि दिए गए 5 फिगर में एक अलग फिगर कौन है, दिए गए 5 वर्ड में एक अलग वर्ड कौन है। यह टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। और इसके क्वेश्चन से लगभग 10 सेट में मिला के मुझे 50 दिखाई पड़ा, बहुत इस पर है। इस टॉपिक को 3 बार लिखा गया है। मैंने 10 सेट का सर्वे किया तो लगभग 50 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के, जिसमें वर्ड भी हैं, फिगर भी हैं, नंबर भी हैं, लेटर्स भी हैं। फिर देखिए आप पेपर कटिंग, तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के जो क्वेश्चन हैं वो मैं 10 सेट को मिला दूं तो लगभग इसके क्वेश्चन से 7 दिखाई पड़ रहे हैं। पेपर कटिंग के क्वेश्चन कितने हैं? 7। फिर देखिए डेटा सफिशिएंसी, जिसका डर आप लोगों को अंदर बना रहता है, तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी यूपीएसआई में तहलका मचा रखा है, और इस क्वेश्चन की संख्या 29 है। और डेटा सफिशिएंसी कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें टॉपिक डायरेक्शन भी आ जाते हैं, रैंकिंग भी, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी, ब्लड रिलेशन भी। यह क्वेश्चन का एक आर्ट है, जो समझ लिया वही बना पाएगा। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, घबराएंगे नहीं। फिर देखिए आप ध्यान से
इसके बाद जो क्वेश्चन है डाइस, डाइस के क्वेश्चन जब पूछे गए थे सभी सेट को मिला दिया जाए तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में दिखाई पड़ा, 3 में देख पा रहा हूं डाइस के क्वेश्चन 3 दिखाई दिए। मैं इसको रब करना चाहूंगा, मैं इसे रब कर देता हूं। अब आप देखें, तो अब आप देखें ध्यान से, तो यहां देखें क्रिटिकल, तो जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, क्रिटिकल रीजनिंग वह क्वेश्चन था लगभग 5। क्रिटिकल का मतलब कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ती है तो जनता खुश है, ये क्रिटिकल का पार्ट क्या निष्कर्ष होगा। रैंकिंग को जो क्वेश्चंस हैं वह मैंने देखा लगभग 2 क्वेश्चन से पूरे सेट के दौरान। फिर मैंने देखा लीनियर अरेंजमेंट, रेखीय वाले क्वेश्चन की एक पंक्ति में इतने व्यक्ति बैठे हैं, ये 5, ये सब मिला के 3 क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसके जो क्वेश्चन की संख्या मैंने देखा पूरे सेट में वह लगभग 3 क्वेश्चन। पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वर्ड लिखा हुआ है, पजल्स की संख्या 3 है, इसकी संख्या यूपीएससी में आने वाले टाइम बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पजल्स का जो कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक है, ये टॉपिक अभी नहीं पूछ रहे, 17 में आने वाले टाइम पूछेगा। फिर देखिए वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, फिर देखना मिरर इमेज, फिर आप देखें लॉजिकल वेन डायग्राम, मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं इसे रब कर देता हूं। फिर आप देखना इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम, एलवीडी, एलवीडी का मतलब लॉजिकल वेन डायग्राम। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे? तो 14 क्वेश्चंस। फिर देखना डॉट सिचुएशन, मैं यही क्लियर कर दूं, जो टॉपिक ऑब्जर्वेशन है ना उसी में पढ़ना होता है डॉट सिचुएशन। और डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन सीएपीएफ का तो टॉपिक का है ही बहुत महत्वपूर्ण, एफ कैट का, एफ कैट के साथ साथ ये जितने भी पेपर होते हैं भारत में वहां काफी कॉमन बन चुका है। दिस टॉपिक्स कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन टॉपिक इन यूपीएससी सिलेबस। इसके क्वेश्चन की संख्या 6 दिखाई पड़ी हमें। फिर देखिए आप कंप्लीशन ऑफ फिगर, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब आकृति को परिपूर्ण करना। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर के क्वेश्चन कितने हैं? तो यह है 3। कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब कोई फिगर दिया हुआ है, कुछ पार्ट लुप्त हो गया, तो किस ऑप्शन के जो पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के जो क्वेश्चन थे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, उसके क्वेश्चन की संख्या में 1 से 2 दिखाई पड़ी, एक मैं लिख रहा हूं 1। फिर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैं इसे यहां हटाना चाहूंगा। फिर देखना आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड पजल, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन थे वो 3, जैसे प्लस इक्वल टू मल्टीपल, मल्टीपल इक्वल टू दिस। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की संख्या मुझे 2 दिखाई पड़ी, बट ये सब टॉपिक इस वर्ष अप होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर की जो संख्या थी वो हमें सिर्फ 1 दिखाई पड़ा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के रूप में। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, तो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की संख्या भी मैंने देखा अभी सिर्फ 1 देखा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और वो भी क्वेश्चन जो मैंने देखा है वह देखा है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, बट आपके लिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड काफी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि पहले नौकरी आप ज्वाइन करोगे या पहले आप पेपर पास करोगे, जैसे क्वेश्चन काफी कॉमन है, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन पीरियड, एडवर्टीजमेंट, किस सीक्वेंस को बनाएं, वह लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है। बट यहां जो पूछे गए थे वह डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन था और इसकी संख्या मैंने देखा 3। फिर देखो एम्बेडेड फिगर, तो एम्बेडेड फिगर की जो संख्या है क्वेश्चन की, उसकी संख्या पूछी गई 1। इस रूप से हमने सर्वे किया। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि टॉपिक सिर्फ वही नहीं पढ़ना है जो टॉपिक पूछा गया, इस टॉपिक पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कि मेरा मिशन 40, मेरा मिशन क्या है बंधु? मिशन क्या है? मिशन है मेरा 40, मीन्स 40 हम कैसे अचीव करें, इस पर हमें जरूरत है कि हम 40 का 40 क्वेश्चन हमारे लिए सही हो।
तो मिशन 40 के लिए इन तमाम बातों को देखना है। तो मैं काफी कम शब्दों में एक समअप कर दूं कि सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक है। अब आप देखें इस टॉपिक पर सर्वे करने के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटजी, रणनीति बहुत जरूरी है, और जिसका रणनीति अच्छा होगा वही सफल है। आप देखें पूरे विश्व में किसी भी चीज में चले जाएं, जिसके पास स्ट्रेटजी है वही सफल है। मैं आजकल रामायण देख रहा था, खाली समय पे जो चल रहा था रामायण, तो मैंने देखा कि रामायण भी यही सिखा रहा है कि किसी भी चीज को रणनीति के साथ किया जाए तो दुर्लभ काम भी सुगम हो जाते हैं। जब कोई समुद्र पर पुल बांध सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी सटीक है, और यदि आपकी स्ट्रेटजी सटीक है तो विघ्न बाधा सब स्वतः हट जाते हैं। आत्मविश्वास एक ऊर्जा प्रदान करती है। तो आत्मविश्वास कैसे होगा? मैं 1 घंटे का सेमिनार में ही आपके अंदर वो आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया कि आपको लग रहा है कि अब यूपीएससी हमारी मुट्ठी में आ चुका है, कि सारे टॉपिक को यदि आपके पास ड्राफ्टिंग हो जाए, इसको हम ठीक से पढ़ लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलें। तो अब मैं बता रहा हूं काफी कम नट शब्द सेल में कि जो इसके जो मैंने सर्वे किया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन है। तो इसमें जो वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक कब 2017 के जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था ना यूपी में, उसमें जो वीवीआई टॉपिक थे वो थे आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग। ध्यान से देखें, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो हॉट टॉपिक थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद इसमें हॉट टॉपिक थे एजम्पशन। एजम्पशन मीन्स पूर्व धारणा। जैसे किसी भी चीज पर हम एजम्पशन लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई फिनोमिना घटना हो रही है, जैसे 3 मई तक लॉकडाउन है, तो मेरा एजम्पशन है कि 3 मई के बाद भारत का लॉकडाउन हट जाएगा। मेरा क्या पूर्व धारणा है, बढ़ भी सकता है। फिर आप देखें इसमें हॉट टॉपिक है वह आपके हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, जिसके क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 30। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 30 पूछे गए। एजम्पशन कितने थे? 20। कोडिंग एंड डिकोडिंग 29। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही टॉपिक पढ़ेंगे, सिर्फ ये टॉपिक 2017 में धूम मचाया था, जो बना लिए वो काफी अच्छा राज कर लिए होंगे। तो मैं सिर्फ एक सर्वे करना चाह रहा हूं कि 17 का वीवीआई टॉपिक कौन कौन है। फिर आप देखिए इसमें जो पूछे गए थे वो डायरेक्शन, डायरेक्शन के कितने क्वेश्चन थे? टोटल 29। फिर इसमें हॉट निकल के आए इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के कितने क्वेश्चन थे पूरे सेट में? 30। ये संख्या एक सेट का नहीं है, टोटल 10 सेट पर मैंने सर्वे किए हैं। फिर देखें डीएम, डिसीजन मेकिंग। ये जो आपके हैं डिसीजन मेकिंग, इसके क्वेश्चन 27 पूरे सेट को मिला दिया जाए। फिर जो उसमें महत्वपूर्ण निकल के आए वो आ गया आर्गुमेंट, तर्क वाले क्वेश्चन। आर्गुमेंट की संख्या कितनी थी? 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर देखे आप इसमें जो महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक निकल के आया वो आगे निकल के आया डिडक्टिव रीजनिंग सिलोजिज्म। इसके क्वेश्चन की संख्या मैंने देखा 19 क्वेश्चन थे। फिर मैंने देखा इसमें एनालॉजी, एनालॉजी के क्वेश्चन कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। मैं टॉपिक से लिख रहा हूं कि इस टॉपिक को देखो कि वीवीआई क्यों मैं रखा हूं। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन तो मैंने देखा कि प्रत्येक सेट में मिनिमम 3-4 क्वेश्चन दिखाई दिया हमें, वह 50 क्वेश्चन थे क्लासिफिकेशन के। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन की संख्या 10 सेट को मिला दिया जाए तो 29। प्रत्येक सेट में 3 क्वेश्चन के आसपास मिनिमम था ही हमारा। इसके अलावा सभी टॉपिक काफी कम संख्या में थे, 1-2 क्वेश्चन में। एक लिख सकते हो लॉजिकल वेन डायग्राम, इसकी संख्या 14। कोई दिक्कत यहां आवाज आ रही सभी को? क्लियर है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ध्यान से देखें जो वीवीआई टॉपिक 2017 का बना वो निकला कोडिंग एंड डिकोडिंग, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, डिसीजन, आर्गुमेंट, सिलॉक्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल वेन डायग्राम। मैं कि आपको यही बताना चाह रहा हूं,
इनपुट आउटपुट कहीं लिखा हुआ है यहाँ, इनपुट आउटपुट एक छूट गया है। इनपुट आउटपुट इसके 30 क्वेश्चन थे और वो मैं लिखा हूं यहाँ इनपुट आउटपुट में। तो मैं आज बैच की शुरुआत करूंगा इस टॉपिक के साथ, लेकिन एक बात मैं पढ़ाने से पूर्व आपको बता दूं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में किसी खास टॉपिक को पढ़कर ना जाएं। जो भी हमने यूपीएससी के सिलेबस को बताया है उसको आप ठीक से पढ़ें, और यदि उस सिलेबस को सही से पढ़ लिया जाए तो मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि आपके क्वेश्चंस आपके आंख से ओझल नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आसानी से आप बना लेंगे। तो पूरे टॉपिक को पढ़ना है आपको, सिर्फ यह एनालाइज करना है कि 2017 में इस बैच की धूम मची, 19 में यही होगा, कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी टॉपिक निकल के आएंगे जिसके क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी, ये काफी महत्वपूर्ण है। कोर्स ऑफ एक्शन, ये काफी महत्वपूर्ण है। असर्शन रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सभी टॉपिक आ सकते हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक इनपुट आउटपुट के बारे में। तो चलें लिखें इनपुट आउटपुट, टॉपिक का नाम लिखेंगे इनपुट आउटपुट। और पढ़ाने से पूर्व मैं कि आपको बता दूं कि इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस 2017 में जो पूछे गए हैं, पहले मैं उसी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा टॉपिक को और फिर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इनपुट आउटपुट। चलें, एक चीज बताना मुझे आप सभी, मेरे प्यारे सभी छात्र बंधु जो देख रहे हैं मुझे, इनपुट आउटपुट वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे आप जब दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे थे घर से, अभी तो खैर घर पे चले गए होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो घर पर ही होंगे, दिल्ली में होंगे, तो जो पिताजी आपको पैसा भेजते थे, जो घर वाले जो आपको पैसा भेज रहे हैं पढ़ाई पर जो खर्च कर रहे हैं, तो वह पैसा उनके इनपुट है, उनका वो क्या है, इनपुट है। तो जब हम लोग पूछते हैं पेरेंट्स से कि पापा मुझे मोबाइल लेना है, तो पिताजी कहते हैं कि बेटा आउटपुट क्या दे रहे हो। तो यदि आज आप जितना पैसा घर का खर्च कर रहे हैं, ये इनपुट है, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपका वो आउटपुट होगा कि नहीं, हमने जो मेहनत किया वो सफल है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो जो परिश्रम अभी हम लोग आपस में कर रहे हैं बाय टेक्नोलॉजी, ये हम लोग का क्या है, इनपुट है। और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो आपका आउटपुट होगा। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि आपने यूपीएससी में रीजनिंग कहाँ पढ़ा, तो मान लो आप मेरा नाम लोगे, तो वो मेरा इनपुट होगा कि हम लोग सर के माध्यम से इतना अच्छा स्कोर कर पाए। आउटपुट है कि आप इस जिले में एसएचओ के पोस्ट पर, एसआई के पद पर तैनात है। तो एसआई बनना आउटपुट, मेहनत करना, पढ़ाई करना, ऑनलाइन दिल्ली में आके पढ़ाई करते हैं, ये सब क्या है, आपका इनपुट है। तो एक्चुअली जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पूर्व सिर्फ अभी 10 मिनट का टाइम लूंगा कि 2017 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन क्या था। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाओगे कि इनपुट के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो लिखें एग्जाम्पल, और फिर मैं इसके बाद एग्जाम्पल समझाने के बाद मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टॉपिक कि इसके क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे पूछे गए। तो ये मैं लिख देता हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखें, यहां लिखना इनपुट, तो यहां लिखो आप इनपुट, यहां लिखिए 90 END, इसको ऐसे कर देना एक बॉक्स में 90 END, फिर लिखिए 9898, फिर लिखें 80, फिर लिखना 80, फिर लिखो ME, फिर लिखें आप 86, फिर लिखें 95। कोई दिक्कत, आवाज आ रही है सभी को, क्लियर आवाज आ रही है, वेल डन। GOT दिखाई दे रहा होगा, GOT देख पा रहे हैं यहां, GOT नो सर, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है GOT 95 के बाद यहां देखो
95 के बाद लिखा हुआ है GOT, GOT। देख पा रहे हैं GOT, GOT। ये आपका इनपुट है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको आज ये बता रहा हूं कि देखना इस क्वेश्चन से हम कितने आसानी से क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएंगे। और जब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट तो आप और एंजॉय करोगे। सिर्फ आप क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन देख कर हम लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं। यहां लिखा है चरण 1, यह आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 में लिखा हुआ है, यह देखें स्टेप 1 लिखा हुआ है। और इस स्टेप 1 में जो लिखा हुआ है वह है 86 90 END 98 80 ME 95 और GOT, 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 GOT। फिर देखें स्टेप 2। स्टेप 2 में आप जाएंगे तो यहां देखेंगे 86 80 90 END 98 ME, ME के बाद 95 और GOT, 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 GOT। देख रहे हैं GOT, GOT। अब आप देखो चरण 3 में स्टेप 3 में लिखा हुआ था, यहां देखना स्टेप 3। मैं किसी भी टॉपिक को इतना सिंपल कर दूंगा कि जिससे आपका जो डर है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपसे विश्वास रखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने का प्रयास करना, फिर अपने आप इस बात को समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ ध्यान से सुनिए आप लोग। स्टेप 3, स्टेप 3 में 86 80 90 END 95 98, मैं 5 मिनट का टाइम लूंगा सिर्फ, 98 ME और GOT। अब यहां लिखा है चरण 4 में स्टेप 4 में, और यहां देखें स्टेप 4 में लिखा हुआ है 86 80 90 END 95 GOT 98 और ME। और लिखा है कि चरण 4 जो है स्टेप 4, यह इस इनपुट का अंतिम चरण है। क्या लिखा हुआ है? स्टेप 4 इज लास्ट स्टेप। स्टेप 4 जो है वह अंतिम चरण है, लास्ट स्टेप है। स्टेप 4 इज लास्ट स्टेप। तो यह चौथा चरण अंतिम चरण है। मैं यही साफ कर दूं, ये सारी बातें पेपर में प्रिंटेड हैं। इस बेस पर इसके नीचे एक इनपुट दिया गया होगा, उस इनपुट से मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इस इनपुट में और उस इनपुट में क्या डिफरेंस है? तो यह इनपुट आपका प्रश्न है जो गिवन है या डेटा है। इस डेटा को आपको पढ़कर लॉजिक निकालना है सॉरी, और वही लॉजिक आपको अप्लाई करना है कहां? दिए गए इनपुट में। तो इस इनपुट को यदि हम ध्यान से देख लें और जो लॉजिक इस इनपुट का हम प्राप्त करेंगे वह आपके प्रश्न वाले इनपुट पर होंगे। तो मैं इसे प्रश्न में लिखना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये तो गिवन है और यहां इनपुट गिवन है, यहां एक इनपुट दिया गया है और ये इनपुट क्वेश्चंस है। यहां लिखा हुआ है 8690 AFTR after 7878 THEN then 8050 THERE there।
और आपसे कहा जाएगा कि इस इनपुट का तीसरा चरण कौन है, इस इनपुट को समाप्त होने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस इनपुट। तो इस क्वेश्चन को वही बना पाएगा, इस क्वेश्चंस को वही बना पाएगा। सर जस्ट अभी तेज हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस इनपुट को वही बना पाएगा जो दिए गए डेटा को समझ ले। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह जो इनपुट है, इस इनपुट में लिखा हुआ है 90 END 98 80 मी 86 95 गॉट। इस टॉपिक में नंबर से मतलब नहीं है। आप देखना कि यह नंबर इवन है, ऑड है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है। यह देखना कि ई है, ए एम जी। तो जब भी आप वर्ड देखें तो फर्स्ट कंसेप्ट किस वर्ड में फर्स्ट लेटर कौन है, ई। यहां फर्स्ट कौन है, ए। यहां फर्स्ट कौन है, एम। यहां फर्स्ट कौन है, जी। तो आपको यहां देखने की जरूरत है इस वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो अब आप देखें इनपुट में यहां लिखा हुआ है 86। मेरे प्यारे मित्र सभी, आप ध्यान से देखो तो 90 98 86 95 इन चार संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, 86। तो एग्जामिनर ने जो डेटा लिखा था पेपर में, उसमें स्टेप 1 में 86 क्यों लिया कि दिए गए इनपुट की जो सबसे छोटी संख्या है वह लेफ्ट में लिखा गया और बाकी सभी नंबर को, सभी वर्ड को एज इट कैरी किया गया। प्लीज सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। 86 यहां आ गया। जो इनपुट है उस इनपुट की जो सबसे छोटी संख्या है, ये इनपुट है। कुछ व्यक्ति ने लिखा कि नीचे लिखे, मैं लिखूंगा नीचे, ये क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दें, पहले यहां देखें। आप उसको आप छोड़ दीजिए प्लीज, इसको मत देखिए, आप यहां देखिए। ये डेटा है, डेटा को पढ़कर लॉजिक निकालना है। जो लॉजिक आप निकालोगे वही लॉजिक हम यहां अप्लाई करेंगे। तो 86 दिए गए इनपुट की सबसे छोटी संख्या है और बाकी सभी को हमने एज इट कैरी किया। इसका मतलब एक बार में कितने लड्डू खाने हैं, सिर्फ एक, और वह लड्डू हमने बाहर से यहां लिख लिया, 86 को यहां लिखा। लड्डू मीन्स यहां लॉजिक जो लेना है वो एक लेना है, एक चरण में। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम लॉजिक वही लगाएंगे वहां कि इस इनपुट की जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट में। खैर बाद में सीखेंगे, पहले आप डेटा को सीखें। तो एक ले लिया, एक किसको लिया, पहले नंबर को। स्टेप 2 में आप देखें 86 तो यहां ले ही चुके हो, फिर यहां लिखा हुआ 80। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि 80 क्यों है, तो आप ध्यान से देखें तो यहां 4 वर्ड है, END 80 MEGOT। तो आप किसी भी वर्ड के देखें फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट कौन है, E। फर्स्ट कौन है, A। फर्स्ट M, फर्स्ट G। आप सोचना कि यहां एग्जामिनर ने एट ही क्यों लिया, क्योंकि A जो है वह दिए गए इनपुट की सबसे स्मॉलेस्ट लेटर A है और A वाला वर्ड कौन है, एट। यदि A वर्ड का कोई और वर्ड होता तो हम सेकंड लेटर की बात करते। फिर हमने 90 एज इट कैरी कर दिया, END 98 ME 95 GOT। तो अब देखो पहले नंबर फिर लेटर, कौन लेटर, सबसे स्मॉलेस्ट वाला फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। संख्या कौन सी, जो सबसे छोटी संख्या है। फिर देखें, यहां तो कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आ रही है। फिर देखो 86, ये तो है ही। 80, वाई 80, क्योंकि A इज द स्मॉलेस्ट लेटर एमंग देम। इसमें सबसे छोटा लेटर कौन है, A है, और वह A को हमने कैरी किया। तो फर्स्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड वर्ड, वह वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर सबसे छोटा। फिर देखो एग्जामिनर ने क्या लिया है, 90। आप यही सोचना कि 90 क्यों, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 90 है, तो 86 के बाद 90, यह अपने आप एज इट है। तो इसको एग्जामिनर ने कैरी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यह उसके घर में यूं ही विराजमान है। हमें एक बाहर से लेना होता है। जैसे किसी के घर के मुख्य द्वार पर एक आम का वृक्ष हो, आम का पेड़ हो,
और मैंने कहा कि प्रत्येक दिन एक बाहर से आप आम लेकर आए, तो वह आम उसके वृक्ष का आम है, घर पर ही गिरा हुआ आम है, वह आम मान्य नहीं होगा। मीन्स यह 90 मान्य लॉजिक में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह ऑटो डिप है, या उसके पास स्वतः अपने पास विराजमान है, हमें एक कैरी लेके करना होता है, इसलिए लॉजिक मान्य नहीं हुआ। तो 86, 80, 90 एजिट है। फिर देखो ए से बड़ा ई है ना, और यह भी ई यहां ऑटो डिप है। ऑटो डिप का मतलब यह भी अपनी जगह पे विराजमान है, अपनी जगह पर रखा हुआ है, यह दोनों लॉजिक के रूप में मान्य नहीं होगा। तो 86, 80, 90 ई एंड डी, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट लेटर वर्ड, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट लेटर। लेकिन ये दोनों काउंट क्यों नहीं हुआ? ये दोनों ऑटो डिप है। ऑटो डिप का मतलब अपनी जगह पर ये दोनों विराजमान होने की वजह से। तो 9 ई के बाद आप लेना है नंबर। कौन नंबर? थर्ड स्मॉलेस्ट। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है? 95। तो हमने 95 कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर दो, 2 मिनट का टाइम लूंगा। ये दोनों को समझना है बंधु। ये दोनों लॉजिक में क्यों नहीं काउंट हुए? क्योंकि ये अपनी जगह पर बैठा है, बाहर से कोई मंगवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 98 MEGOT। यहां देखें 86, 80, 90 END, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट स्मॉलेस्ट लेटर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट लेटर ई है। ई से बड़ा कौन है? एम या जी? जी। तो हम 95 तो नंबर है ही, जी ले लिए। अब 98 में फिर आप ध्यान से देखो तो नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट लेटर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट लेटर, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, थर्ड स्मॉलेस्ट लेटर जी, फोर्थ नंबर लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट लेटर एम। सेम लॉजिक अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में करेंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे जो पढ़े हम लोग, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। और अब मैं स्टार्ट करूंगा कि इनपुट आउटपुट को हम कैसे बनाएंगे। पहले मैं इसको कल सॉल्व करूंगा, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी भी जुड़े हैं कल से हम लोग 11-15 में पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें ऐप करना होगा। ऐप वही है जो आप जानते हैं। जो मित्र आपके अभी नहीं आए, जो जिनको मालूम नहीं है, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें। क्लास सोमवार से शनिवार तक चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। घर बैठकर ही आप पढ़ाई करेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको घर से बाहर नहीं आना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी यह ऑनलाइन क्लास यूं ही चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। टाइम हो सकता है बदलना पड़ जाए, लेकिन ये क्लास ऑनलाइन चलेगी। तो मत सोचना कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी। ये क्लास पूरे 2 महीने चलेगी, जब तक इसका कोर्स समाप्त नहीं होगा।